सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था डिफरेंशिएशन। ओके, सो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, फिर उसका हमने कैलकुलस वाला मीनिंग देखा, डिफरेंशिएशन किसे कहते हैं। ओके, फिर हम लोगों ने टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन देखा कि किस तरीके के डिफरेंशिएशन होते हैं, एल्जेब्रिक डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन, फिर एक्सपोनेंशियल, लॉग, ये सब हम लोगों ने देखा था। ओके, तो अब जो है डिफरेंशिएशन हमारा लगभग ख़त्म हो गया है। फिर हम लोगों ने चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन भी देखा था, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए थे, 4-5 एग्जांपल किए थे। तो चूंकि अब हमारा डिफरेंशिएशन ख़त्म हो गया है और आई होप कि तुम लोगों ने सारा फार्मूला जो मैंने बताया था वो याद कर लिया है। ओके, सो अभी क्या है कि अभी जब ये मैथ्स टूल का जो लेक्चर है वो ख़त्म हो जाएगा, तो मैं एक और लेक्चर रखूँगा जिसमें हम लोग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के मिक्स सवाल प्रैक्टिस करेंगे। उसमें मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी दूंगा कि कैसे सवाल को प्रोसीड करना है। फ़िलहाल आज के लिए जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज़ इंटीग्रेशन। सो जस्ट लाइक डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन भी इक्वली उतना ही इम्पोर्टेंट है। सो हेडिंग डालें, द हेडिंग इज इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शंस। इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शंस, ठीक है। सो देखो, बात ऐसा है कि जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज नोन एज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, जो हमारा इंटीग्रेशन होता है दैट इज नोन एज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। और इंटीग्रेशन बहुत तरीके के होते हैं, बहुत सारे तरीके के इंटीग्रेशन होते हैं, बट हमें अभी उतना नहीं पढ़ना है। जो आपके क्लास 12th और 11th में जो आपको इंटीग्रेशन पढ़ना है दैट इज़ ओनली ऑफ टू टाइप्स। तो दो तरीके के इंटीग्रेशन होते हैं। पहला होता है हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन, इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है फिजिक्स में एंड मैथ्स में भी। ओके, एंड सेकंड हमें पढ़ना है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, सो ये दो तरीके के इंटीग्रेशन है जिन्हें हमें पढ़ना है इसमें। ओके, सो देखो इंटीग्रेशन होता क्या है बेसिकली ये समझते हैं। तो डेफिनेशन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझने की कोशिश करना है इंटीग्रेशन क्या होता है, क्योंकि ये पूरा कैलकुलस का पार्ट है और आप इसे मैथ्स के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, सो ध्यान से देखो इंटीग्रेशन का हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग कैसे निकाल सकते हैं कि किसे कहते हैं इंटीग्रेशन, ज़रा ध्यान से देखना। फॉर एग्जाम्पल कि अगर लेट से कि अगर मैं यहाँ पे एक ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है, एक कर्व बनाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेट से कुछ ऐसा, ये हमारा वाई एक्सिस हुआ, ये हमारा एक्स एक्सिस हुआ, और लेट्स से कि मैं यहाँ पे एक कर्व बनाता हूँ जिसका कुछ इस तरीके का शेप है। हमने इमेजिन किया है कि एक कर्व है जिसका कुछ इस तरीके का शेप है, या फिर इस तरीके का शेप नहीं रखते हैं, ऐसा रख लेते हैं। लेट्स से यहाँ से ये वाई एक्सिस से शुरू नहीं करते, कुछ इस तरीके का इसका शेप है इस कर्व का। ओके, और ये जो कर्व है ये हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे जाके एंड हो रहा है। लेट्स से ये पॉइंट है हमारा e, 0, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि वाई एक्स एक्सिस पे हमारा वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, और एक्स का पॉइंट है यहाँ पे वाई का वैल्यू 0, और ये भी पॉइंट कितना हो गया b, 0। लेट्स हमने इमेजिन किया है कि ये हमारा कर्व का पॉइंट है। तो इंटीग्रेशन क्या है मैं बताता हूँ। इंटीग्रेशन का पूरे मैथ्स में एरिया अंडर द कर्व निकालने का काम होता है। ठीक है, मतलब आप इंटीग्रेशन का बेसिक मतलब यही है कि अगर आपको एक कर्व दिया गया है उसका एरिया अगर फाइंड करना है तो इंटीग्रेशन आपको करना पड़ता है। अब देखो ये जो कर्व मैंने यहाँ पे बनाया है ना, ये जो कर्व मैंने यहाँ पे एक बनाया है, ये क्या आपके कोई नोन कर्व में से है? मतलब मेरे को ये जानना है कि क्या ये ट्रायंगल है। मतलब जितने भी आप कर्व जानते हो, आप कितने तरीके के कर्व जानते हो?
शेप्स जानते हो, ट्रायंगल जानते हो, स्क्वायर जानते हो, सर्कल जानते हो, ट्रेपीजियम जानते हो, है ना। देन आप स्ट्रेट लाइन नहीं, आप पैराबोला जानते हो, एलिप्स जानते हो, हाइपरबोला जानते हो, इतने सारे आप कर्व जानते हो। तो आपको एरिया भी पता है ना। आप एरिया ऑफ द ट्रायंगल आपको पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। आपको एरिया ऑफ द रेक्टेंगल पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। एरिया ऑफ द स्क्वायर पता है, साइड स्क्वायर होता है ना। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ, मैं आपको एक ऐसा कर्व बना के दे दूँ जिसका एरिया ही अनडिफाइन है, मतलब वैसा कर्व का एरिया आप फाइंड ही नहीं कर सकते हो। अब आप ही बताओ कि ये जो कर्व मैंने बनाया है ए से बी तक में, ये जो अजीब सा शेप है, क्या ये स्क्वायर है? नहीं। क्या ये रेक्टेंगल है? नहीं। क्या ये ट्रायंगल है? नहीं। तो ये क्या है? ये एक अननोन कर्व है। ओके। सो अननोन कर्व की एरिया को फाइंड करने में जो प्रोसेस लगते हैं उसे हम लोग इंटीग्रेशन कहते हैं। सो इंटीग्रेशन allows us to find the area under the curve which is defined over a limit। तो यहाँ पे लिमिट क्या हो गया? देख सकते हो कि ये ए टू बी में ये कर्व बना है ना। ये ए से स्टार्ट हो रहा है, बी पे जाके एंड हो रहा है। तो मतलब हमें एरिया ए से बी के बीच में निकालना है। तो इंटीग्रेशन हमें किसी भी लिमिट के ऊपर, लिमिट यहाँ पे क्या है, यहाँ की लिमिटिंग देखो, लिमिट मतलब क्या होता है? बॉर्डर, है ना। बॉर्डर के पार नहीं जाना है आपको। तो लिमिट है यहाँ पे ए और बी, यानी ए और बी के बीच में आपको एरिया निकालना है। तो आप एरिया कैसे निकालोगे, है ना। एरिया कैसे निकालोगे? फॉर्मूला तो कुछ है नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखना। ऐसे अगर कोई भी कर्व दे दिया जाता है हमें, तो हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रिप काट लेते हैं। आप जरा ध्यान से देखना, मैं इसे जूम कर रहा हूँ, ठीक है। फोकस करना है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा। लेट सपोज कि ये ए से बी के बीच में जो हमारा कर्व बना है, इसमें हम लोग एक स्ट्रिप काट लेते हैं, छोटा सा स्ट्रिप काट लेते हैं। ये हमारा एक स्ट्रिप हो गया। ओके। इस स्ट्रिप का हम लोग जो विड्थ है, जिसका ब्रेथ है, उसे हम लोग dx कह देते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है, फर्दर मेरे मतलब प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ये बताया है कि किसी भी क्वांटिटी के बगल में अगर d लग जाता है तो वो बहुत छोटा क्वांटिटी हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि x अगर लेंथ है तो d अगर बगल में लग गया x के, तो ये हमारा बहुत छोटा लेंथ हो गया या ब्रेथ हो गया, ठीक है। तो मतलब आप सोच सकते हो कि ये जो लेंथ है, जो मैंने dx यहाँ पे स्ट्रिप काटा है, वो टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। मतलब इसकी वैल्यू ज़ीरो, मतलब ज़ीरो नहीं है लेकिन ज़ीरो के लगभग है। एग्जैक्ट ज़ीरो नहीं है, 0.000 समथिंग है। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है, ठीक है। तो आप जस्ट इमेजिन करो कि अगर मैं ऐसी स्ट्रिप्स को काटता चला जाऊँ, मैं यहाँ भी स्ट्रिप काट लूँ, मैं यहाँ भी स्ट्रिप काट लूँ, यहाँ भी काट लूँ, ये सब जगह है ना, मतलब पूरे कर्व के ऊपर अगर मैं ऐसे ऐसे स्ट्रिप्स काटता चला गया, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि मैं इस पूरी कर्व की एरिया आराम से फाइंड कर लूँगा, है ना। आप देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ से स्टार्ट किया स्ट्रिप काटना, काटते काटते मैं लास्ट में एकदम पहुँच गया यहाँ पर, तो आप देख सकते हो कि एक टाइम ऐसा आएगा कि मैं इस पूरी जो कर्व है, इसकी एरिया को आराम से फाइंड कर सकता हूँ, है ना। तो अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे आउट ऑफ द बॉक्स सोचो, है ना, थोड़ा सा यहाँ पे अलग दिमाग लगाओ कि मैं यहाँ पे स्ट्रिप काट के क्या कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ, है ना। मैंने एक स्ट्रिप काटा, दो स्ट्रिप काटा, तीन स्ट्रिप काटा, चार पाँच छः सात आठ, से मिलियंस ऑफ स्ट्रिप्स मैंने काटे, ठीक है। और फिर मैंने एक साथ जब सारे स्ट्रिप्स को जोड़ा, तो मुझे फाइनली क्या मिल गया? इस कर्व का मुझे एरिया मिल गया। तो भाई यही मतलब होता है हमारे इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन हमें अलाउ करता है किसी भी एक अननोन कर्व का एरिया जानने में, ठीक है। यही हमारा काम होता है इंटीग्रेशन का। ओके। सो कोई भी अगर एक अननोन कर्व आपको दिया है जिसका आपको एरिया नहीं मालूम है, यू आर अनेबल टू फाइंड द एरिया, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं? इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। ओके। सो यस, इंटीग्रेशन हमें क्या करता है? एरिया अंडर द कर्व को फाइंड करने में मदद करता है। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिया था ये इंटीग्रेशन का, कि कैसे हम सोच रहे हैं यहाँ पे। लेट्स से कि मैं फिर से एक बार कर्व ड्रॉ कर देता आपके लिए। ओके। सो लेट्स से कि मैंने यहाँ से कर्व ड्रॉ किया, ये पॉइंट था हमारा ए, एंड लेट्स से ये जो पॉइंट था, दिस पॉइंट वाज बी। तो मैंने क्या बोला कि हमें अगर यहाँ पे अगर इसका एरिया निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे एक स्ट्रिप काटना पड़ेगा। ये देखो, यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिप काटा,
जिसका लेंथ मैंने dx बोला, है ना, dx बोला। अब इस dx वाली जो स्ट्रिप है इसको मैंने ऐड करते गए हम लोग, है ना, a से b लिमिट के अंदर मैंने इस dx वाली जो स्ट्रिप है इसको मैं ऐड करते गया, तो फाइनली मुझे इसका जो कर्व है इसका मुझे एरिया मिल गया। ओके, सो यही मैं बोल रहा हूँ कि इंटीग्रेशन का मतलब ही यही होता है कि आप एक कर्व लो जिसका हमारा जो लाइक एरिया है वो अनडिफाइन है, उसमें एक स्ट्रिप काटो और उस स्ट्रिप की मदद से पूरी जो उसकी एरिया है उसे आप फाइंड करो। ये होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का जो सिंबल होता है, ध्यान से देखना, द सिंबल फॉर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का जो हमारा सिंबल होता है वो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, सिंबल जो होता है इंटीग्रेशन का वो हमारा होता है कुछ ऐसा। दिस इज द सिंबल फॉर इंटीग्रेशन। देख सकते हो ये एस है, एक तरीके से मैंने एस लिखा है, लेकिन एस को थोड़ा मैंने उसका टॉप और बॉटम लेके थोड़ा सा मैंने स्ट्रेच कर दिया है उसे। ठीक है, आप देख सकते हो अगर आप नॉर्मल एस ऐसे लिखते हो, अगर आप इसका टॉप और बॉटम को थोड़ा सा पकड़ के स्ट्रेच कर दोगे तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, है ना। तो दिस इज द सिंबल फॉर इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, मीनिंग, अगर आप इंटीग्रेशन का बेसिक मीनिंग देखोगे दैट इज समेशन, है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक छोटी सी स्ट्रिप को काट रहे हैं और उसको हम लोग एक लिमिट के ऊपर सम करते जा रहे हैं, है ना। ए से बी के ऊपर हम लोग ने एक स्ट्रिप काटा और उसको हमने सम उसका करते गए, है ना। सम करते गए तो फाइनली हमें एक टाइम आया जहाँ पे हमें उस पर्टिकुलर स्ट्रिप का एरिया, मतलब पर्टिकुलर कर्व का एरिया पता चल गया। ओके, सो इंटीग्रेशन हम लोग हमेशा एक इनसिग्निफिकेंट क्वांटिटी के ऊपर परफॉर्म करते हैं। आप देख सकते हो dx क्या है, यहाँ पे बहुत छोटा क्वांटिटी है, यानी इनसिग्निफिकेंट क्वांटिटी है। तो इंटीग्रेशन हमेशा हम लोग इनसिग्निफिकेंट क्वांटिटी के ऊपर परफॉर्म करते हैं, इसीलिए इसके अंदर हम लोग वो इनसिग्निफिकेंट क्वांटिटी को ऐड कर देते हैं, यहाँ पे ऐसे dx लिख देते हैं। ठीक है, वेयर dx इज इनसिग्निफिकेंट क्वांटिटी, जिसकी आपको वैल्यू आप नहीं फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। सो dx इज इनसिग्निफिकेंट क्वांटिटी। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको टेम्परेचर निकालना है ना, बहुत, अगर आपको टेम्परेचर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इंटीग्रेशन में क्या डाल दोगे, dt डाल दोगे, है ना। छोटी सी टेम्परेचर को आप सम अप करते जाओगे तो फाइनली आपको एक टाइम आएगा कि आप एक्चुअल टेम्परेचर एक लिमिट के ऊपर फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया हमारा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटीग्रेशन, कि इंटीग्रेशन को ज्योमेट्रिकली हम लोग कैसे समझे, तो ये कर्व बना के हम लोग आराम से समझ सकते हैं। फर्दर, क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये जो मैंने यहाँ पे सिंबल लिखा है इसमें कुछ गलती किया है क्या मैंने? इफ एनीवन कैन टेल कि अगर मैंने ये जो सिंबल बनाया है इंटीग्रेशन dx का, क्या मैंने कुछ यहाँ पे गड़बड़ लिखा है या फिर लाइक मैंने कुछ यहाँ पे मिस किया है लिखना? देखो, मैंने यहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं किया है। ओके, मैंने यहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं किया है। आप नॉर्मल इंटीग्रेशन भी कर सकते हो, आप लिमिट के साथ भी इंटीग्रेशन कर सकते हो। मैं क्या बोला, इंटीग्रेशन कैन बी परफॉर्म्ड नॉर्मली और विथ लिमिट। नॉर्मल इंटीग्रेशन अगर आप कर रहे हो, ठीक है, नॉर्मल इंटीग्रेशन का सिंबल जो मैंने लिखा है वही होता है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे एक और यहाँ पे थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ कि ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे ये है नॉर्मल इंटीग्रेशन। नॉर्मल इंटीग्रेशन, इंटीग्रल, नॉर्मल इंटीग्रल। ओके, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है दिस इज नॉर्मल इंटीग्रल, राइट। तो नॉर्मल इंटीग्रल, ये जो इंटीग्रेशन dx है दिस इज नोन एज नॉर्मल इंटीग्रल। और जब आप इसे इंटीग्रेट करते हो, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर आप नॉर्मल इंटीग्रेशन का आंसर लाते हो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट बना के लिख रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ। द पॉइंट इज कि नॉर्मल इंटीग्रल
इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं, इंटीग्रेशन डी एक्स, ओके, नॉर्मल इंटीग्रल हैज़ अ कांस्टेंट c added to it, added to the value of इंटीग्रल। अब इसका मतलब समझो, ये मैंने क्या लिखा, ठीक है। देखो, जब भी आप नॉर्मल इंटीग्रेशन करते हो, जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने नॉर्मल इंटीग्रेशन किया, ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल इंटीग्रल dx जो मैंने यहाँ पे सिंबल दिखाया, जब भी आप इसका आंसर लाओगे, माय डियर स्टूडेंट ध्यान से सुनना, जब भी आप नॉर्मल इंटीग्रेशन का आंसर लाते हो ना, तो उसके आंसर में एक कांस्टेंट c आपको ऐड करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स कि यहाँ पे लेट्स टेक, यहाँ पे लिख देता कि आपने यहाँ पे इंटीग्रेशन एक परफॉर्म किया, इंटीग्रेशन dx, है ना। तो इसका जो होगा ना, जब आप इसका आंसर लाओगे तो मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा कि आंसर कैसे लाना है। तो ये हो जाएगा आंसर, जो आपका वैल्यू आया, और प्लस एक c ऐसे आपको ऐड कर देना होगा। ये c क्या होता है? c इज नोन एज द कांस्टेंट फॉर इंटीग्रेशन, ओके, c इज नोन एज द कांस्टेंट फॉर इंटीग्रेशन। इस तरीके की इंटीग्रेशन को, जहाँ पे हमारा कांस्टेंट ऐड हो जाता है आंसर में, उस तरीके की इंटीग्रेशन को हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ऐसा इंटीग्रेशन जिसकी लिमिट स्पेसिफाइड नहीं है ना, बिना लिमिट के जो इंटीग्रेशन हो उसे हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं। और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का पहचान क्या है? कि आंसर में c आ जाता है, आंसर में एक c प्लस करके हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। दिस c इज नोन एज द कांस्टेंट फॉर इंटीग्रेशन एंड दिस इज द सिंबल ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, ओके। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन इसी को कहते हैं, आप यहाँ से देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यही जो मैंने लिखा है, इसी को हम लोग यहाँ बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रल, ओके। इसी चीज को हम लोग कहते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल, ठीक है। सो इनडेफिनिट इंटीग्रल क्या हो गया? जिसमें लिमिट नहीं आता है और आंसर में उसके एक c ऐड हो जाता है, इसे हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रल कहते हैं, ओके। अब आपको ये c के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि ये c इज़ लाइक द कांस्टेंट फॉर इंटीग्रेशन, और जनरली एग्ज़ाम में आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन ही का सवाल दिया जाता है, जहाँ पे आपको लिमिट स्पेसिफाइड होती है। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन दे करके कोई आपको फंसाएगा नहीं। इवन आप अगर मैथ्स में देखोगे तो मैथ्स में ज़्यादातर सवाल आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन के आते हैं रैदर दैन इनडेफिनिट, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन थोड़ा सा लाइक कॉम्प्लेक्स होता है एज कम्पेयर टू इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको दिमाग लगाना पड़ता है, ओके। तो यस, इस सी के ऊपर हम लोग नहीं जाएंगे। आप लोग जब 12th में जाना तो वहाँ पर आपको बहुत डेप्थ में समझाया जाएगा कि सी का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट क्यों आता है आंसर के बगल में, वहाँ पे आपको अच्छे से समझाया जाएगा। समझा मैं भी सकता हूँ, बट ये फिर भी वही है कि नॉनसेंस वाली बात हो जाएगी, टाइम ज़्यादा ले लेगा, ठीक है। मैं भी समझा सकता हूँ इसे, बट मैथ्स का काम है तो लेट इट बी, मैथ्स को ही करने दो, मैं इंटरफेयर नहीं करूँगा। ऑलराइट, नाउ कमिंग ऑन टू डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, अब आप ही लोग बता दो डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन मतलब एक ऐसा इंटीग्रेशन जो लिमिट के ऊपर परफॉर्म करे किया जाए, है ना। एक ऐसा इंटीग्रेशन जिसे हम लोग एक लिमिट के ऊपर परफॉर्म करें। फॉर एग्जांपल, अगर आप इसी कर्व को देखो, ये वाला जो कर्व है, यहाँ पे लिमिट है a और b, और मैंने इंटीग्रेशन यहाँ परफॉर्म किया है dx के साथ। तो अगर मैं यहाँ पे फ्रॉम अबव कर्व, फ्रॉम अबव कर्व द वैल्यू ऑफ
डेफिनेट इंटीग्रल विल बी, क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ए टू बी डी एक्स, ये हो जाएगा इंटीग्रल ए टू बी डी एक्स। बोल रहे इंटीग्रल ए टू बी dx, this will be the value for the definite integration। देख सकते हो from above curve the value of definite integral will be integral a to b dx। मतलब अब हमें यहाँ पे लिमिट स्पेसिफाइड कर दिया गया, लिमिट यहाँ पे स्पेसिफाई ये कर दिया गया कि हमें जो इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है वो लिमिट a और b के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे a और b को लिमिट रख दिए। कहाँ से कहाँ तक जाना है, लोअर लिमिट है a, यानी a से शुरू हुआ है तो लोअर लिमिट a होगा, और एंड कहाँ पे हुआ है b, तो अपर लिमिट b होगा। सो दिस इज नोन एज डेफिनेट इंटीग्रेशन। ई को हम लोग कहते हैं लोअर लिमिट, बी को कहते हैं हम लोग यहाँ पे अपर लिमिट। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये तो आपको मे बी कन्फ्यूजन हो जाएगा। यहाँ पे ए जो होता है वो होता है हमारा लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रल, लोअर लिमिट, और बी जो होता है दैट इज नोन एज अपर लिमिट। ओके, सो ए को कहते हैं लोअर लिमिट और बी को कहते हैं अपर लिमिट। ये आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये कभी कभी कन्फ्यूजन इसमें भी क्रिएट होती है। ठीक है, और यहाँ पे एक और पॉइंट लिखो। पॉइंट क्या है, यहाँ पे एक और पॉइंट लिखो, c which is constant for integration, c is not added in the value of definite integral। मतलब अगर आप डेफिनेट इंटीग्रेशन परफॉर्म कर रहे हो तो आंसर लाने के बाद आपको वहाँ पे c लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पे लिमिट स्पेसिफाई कर दी है। और यहाँ पे एक और चीज़ लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि द वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन इज ऑलवेज कांस्टेंट। द वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन इज ऑलवेज कांस्टेंट। क्योंकि देखो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन आप परफॉर्म करते हो ये एक आपको लिमिट के ऊपर करते हो। लिमिट कुछ भी हो सकता है, एक नंबर भी हो सकता है, या फिर कोई आपको आर्ग्यूमेंट भी हो सकता है। अगर आपको यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा आता है तो एंगल भी हो सकता है लिमिट। ठीक है, तो लिमिट आप हमेशा नंबर रखते हो। ठीक है, तो अगर आप आंसर लाओगे ना तो नंबर को जब आप पुट करोगे तो आपको फाइनली जो आंसर आता है वो आपका एक कांस्टेंट वैल्यू आती है हमेशा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन इज ऑलवेज कांस्टेंट। ओके, सो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन टू इंटीग्रेशन। ये सारा जो हमने पढ़ा है अभी इंट्रोडक्शन ही किया है। अब हम लोग थोड़ा आते हैं अपने मेन पॉइंट पे। मेन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट इज अपना फार्मूलाज, है ना। फार्मूला है अब इंटीग्रेशन के। तो मान लो जैसे हमने डिफरेंशिएशन के इतने सारे फार्मूले किए थे, वैसे ही इंटीग्रेशन के भी बहुत सारे फार्मूले हैं। तो आपको याद करना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। ठीक है, तो आप चाहो तो डेफिनेशन में ऐसे भी लिख सकते हो कि इंटीग्रेशन इज नोन एज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मैं आपको बताऊंगा क्यों। ठीक है, इट इज, आप लिख सकते हो डेफिनेशन में इंटीग्रेशन इज नोन एज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। लास्ट में आप पॉइंट ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं लिखूंगा नहीं ये सब। इंटीग्रेशन इज नोन एज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ
इंटीग्रेशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शंस। जैसे हमने डिफरेंशिएशन किया था तो वैसे अब हम लोग करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शंस। यस, फिर इसके भी हमें रूल्स पढ़ने पड़ेंगे, प्रोडक्ट रूल, ये सब। इंटीग्रेशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। तो देखो फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। जैसे डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता था ना, वैसे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। फ़र्क ये है कि डिफरेंशिएशन में हम लोग डी बाई डी एक्स और एफ एक्स लिखते थे वहाँ पे, यहाँ पे इंटीग्रल एफ एक्स लिखेंगे। ओके, इंटीग्रल एफ एक्स का जो हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है, अगर मान लो कुछ, अगर एफ एक्स की पावर एन है, ओके, मान लो कि एक्स 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 स्क्वायर हो गया या एक्स क्यूब हो गया, एक्स टू द पावर 4 हो गया, तो उसका जो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, दैट इज एक्स, सॉरी, एफ एक्स रेज टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। ये होता है हमारा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। एल्जेब्रिक फंक्शन के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ये होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल कर लेते, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे नीचे एक एग्जाम्पल आपको कराऊँ, एग्जाम्पल, और हाँ एक और चीज़ यहाँ पे, मैं एक चीज़ ऐड करना भूल गया, लेकिन आई होप कि आपको याद होगा। ये चूंकि देख सकते हो कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, यहाँ पे लिमिट नहीं है इंटीग्रेशन का, तो यहाँ पे एक प्लस सी भी और आएगा। प्लस सी लिखना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो हो सकता है कि आपके बोर्ड्स में मार्क्स कट जाएं, ठीक है। सो यहाँ पे प्लस सी भी आएगा क्योंकि यहाँ पे इनडेफिनिट हमने इंटीग्रेशन परफॉर्म किया है। तो फॉर एग्जाम्पल कि मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लूँ, द क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स। एक्स क्यूब डी एक्स का मुझे इंटीग्रेशन परफॉर्म करके बताओ। ओके, एक्स क्यूब डी एक्स। तो ऊपर वाला फॉर्मूला देखो क्या कहता है, किसी भी फंक्शन का अगर पावर n है तो वो फंक्शन के पावर में एक जुड़ जाता है और वो जो जुड़ा हुआ है वो नीचे डिवाइड हो जाता है। तो ये अगर मैं इसका इंटीग्रेशन परफॉर्म करूँ तो ये कितना हो जाएगा, एक्स रेज टू द पावर 3 प्लस वन अपॉन 3 प्लस वन प्लस सी, है ना, क्योंकि इनडेफिनिट है, देख सकते हो यहाँ पे लिमिट नहीं है। तो इसका आंसर कितना आ गया, एक्स रेज टू द पावर 4/4 प्लस सी। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। सी ऐड करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दिखाता है कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप पे लूँ एग्जाम्पल, अब ये याद कर सकते हो, ठीक है, ये याद कर लो, ये क्योंकि ये बहुत बार यूज़ होता है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स डी एक्स। तो इसका जो आंसर आता है आप तुरंत, मैं चूँकि ये देखो हम लोग बहुत प्रैक्टिस करते हैं तो हमें ये सब याद रहता है वैल्यूज़, और क्योंकि ये एग्ज़ाम में आपको मदद भी करेगा अगर आप कुछ कुछ वैल्यूज़ को याद करोगे तो इसका जो आंसर होता है ये होता है 2/3 एक्स रेज टू द पावर -3/2। सॉरी, 3/2। ये होता है, ये जो है ये आप इसको याद कर लो क्योंकि ये लाइक इम्पॉर्टेंट है। ओके, कैसे किया मैंने, वही स्टेप है। इसको अगर मैं फर्दर डिकम्पोज करूँ ये फंक्शन को, तो इसको मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रल एक्स रेज टू द पावर 1/2 डी एक्स। तो यहाँ पे फॉर्मूला अगर लगा दूँ तो ये हो जाएगा एक्स रेज टू द पावर 1/2 प्लस वन अपॉन 1/2 प्लस वन। तो आप सॉल्व करो, आपको ये आ जाएगा, ये कितना हो गया, 3/2 हो गया, तो ऊपर जाएगा ये तो 2/3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स रेज टू द पावर 3/2। तो सिंपल है, मैंने एकदम फॉर्मूला लगा के इसको किया है, ठीक है। और मेरे को बेसिकली ये वैल्यू याद थी क्योंकि क्वेश्चन जैसे जैसे आप फर्दर प्रैक्टिस करते जाओगे ये सब वैल्यूज आपको याद होती जाएगी। ओके, ओके,
तो ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। इसमें कुछ कुछ एग्जांपल भी देखे और ये बेसिकली एक फार्मूला है। ऑलराइट, अब आते हैं हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे। और यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है, यहाँ पे एक और चीज़ लिख लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं लिखना यहाँ पे भूल गया, सॉरी। ठीक है, ये अगर मैं नहीं लिखता तो गड़बड़ हो सकती थी। यहाँ पे एक चीज़ मैं लिखना भूल गया कि n इज़ नॉट इक्वल टू -1। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये से नोट कर लो। n इज़ नॉट इक्वल टू -1 क्यों? अगर आप यहाँ पे n की वैल्यू को -1 पुट करते हो तो ऊपर वाला तो fx रेज़ टू द पावर 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 0 हो जाएगा। तो आप समझ रहे हो कि कभी भी आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हो। ठीक है, किसी भी नंबर को 0 से डिफाइन नहीं कर सकते हो, वैसे नंबर को अनडिफाइंड नंबर कहते हैं। अब फर्दर एक चैप्टर आएगा लिमिट्स, क्लास 12th में या फिर 11th में ही हो सकता है आए। वहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है कि वहाँ पे बेसिकली आपको इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होते हैं जिसकी वैल्यूज़ आप आसानी से डिटरमाइन नहीं कर सकते हो। तो लिमिट में आपको ये सब पढ़ना है, बट यहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन नोट कर लो कि n की वैल्यू कभी भी -1 नहीं हो सकती है, नहीं तो ये अनडिफाइन हो जाएगा। ओके। तो ये तो हमारा हो गया इंटीग्रेशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। नेक्स्ट आते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इस हेडिंग डाल लें, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिगो फंक्शंस। ओके, तो अगेन डिफरेंशिएशन में जितने ट्रिगो के फॉर्मूले थे याद करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन में भी आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, आप डिराइव नहीं कर सकते हो। ये मैं खुद बोल रहा हूँ याद करने को, क्योंकि ये बेसिकली याद करने से ही आपको इसका फ़ायदा होगा। ठीक है, लॉजिक नहीं लगा सकते हो, लॉजिक लगाओगे तो फंस जाओगे, इसलिए आपको याद करना पड़ेगा। तो जैसे हमने डिफरेंशिएशन में 5-6 फंक्शंस के देखे थे, वैसे इंटीग्रेशन में 5-6 फंक्शंस हैं। तो नंबर 1 इज इंटीग्रेशन ऑफ cos x। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। तो इसका जो इंटीग्रेशन का वैल्यू होता है दैट इज इक्वल्स टू sin x प्लस सी। सब जगह मैं c ऐड करूंगा क्योंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रल है। नंबर 2, इंटीग्रल ऑफ sin x dx। इसका जो आंसर है दिस इज इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ये याद करना पड़ेगा। ओके, नंबर 3 इज इंटीग्रेशन ऑफ tan x। अब देखो tan x का जो इंटीग्रेशन है वो फिजिक्स में नहीं आता है जनरली, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे लिखा देता हूँ। tan x dx का जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज इक्वल्स टू ln या फिर log लिख लो, log टू द बेस e मॉड sin x प्लस सी। ये लेस इंपॉर्टेंट है। ओके, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, tan x का इंटीग्रेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्टिल मैथ्स में काम आ सकता है, फिजिक्स में काम नहीं आएगा। अभी तक तो इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन स्टिल मेरा काम है लिखवा देना, मैं लिखवा देता हूँ। ओके, 4th इज इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स dx। और इसका जो आता है आंसर दिस इज इक्वल्स टू tan x प्लस सी। tan x प्लस सी। ओके, 5th इज इंटीग्रल ऑफ cosec x cot x, cosec x cot x। इसका जो इंटीग्रेशन आता है दैट इज इक्वल्स टू माइनस cosec x प्लस सी। ठीक है। नेक्स्ट इज 6th और ये लास्ट है, इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर एक्स।
डी एक्स, इसका जो आता है ये होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी। अब देखो यार, ये याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इसमें आप देख सकते हो कि रिलेशन भी इसमें बैठ गया। ठीक है, क्या रिलेशन इसमें बैठ गया, एक सेकेंड, ध्यान से देखो। तो अगर आपको डिफ्रेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अगर आपको अच्छे से याद है, तो इंटीग्रेशन करने में ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन इज डिफाइंड एज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन। ओके, सो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, तो डिफ्रेंशिएशन में मैंने आपको बताया था कि tan x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है डेट इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स। मतलब tan x को अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो वहाँ पे sec स्क्वायर एक्स आएगा, यानी sec स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो tan x आएगा। मैंने क्या बोला, इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन का जो आंसर आता है उसको अगर आप इंटीग्रेट करते हो तो आप एक स्टेप पीछे चले जाओगे, जहाँ से आए थे वहीं चले जाओगे। ठीक है, मतलब डिफ्रेंशिएशन मतलब आगे जाना, इंटीग्रेशन मतलब पीछे आना। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं आपको बताऊं तो कॉसेक एक्स का जो हमारा वो होता था, डिफ्रेंशिएशन होता था, वो होता माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, है ना। माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स हमारा जो था वो डिफ्रेंशिएशन होता था किसका, कॉसेक एक्स का। तो आप एक बात बताओ कि कॉसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन इज माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, तो कॉसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक एक्स। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं आपको बताऊं तो कॉट एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता था डेट इज माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन इज माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन विल बी माइनस कॉट एक्स। देख रहे हो, रिवर्स जा रहे हैं बस हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ में बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को, साइन एक्स और कॉस एक्स। तो देखो, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन इज माइनस साइन एक्स, है ना, और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन इज कॉस एक्स। तो इंटीग्रेशन में जस्ट अपोजिट होता है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इज साइन एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज माइनस कॉस एक्स। देखो, आप ऐसे रिलेट कर सकते हो कि डिफ्रेंशिएशन में जो भी फंक्शन सी से शुरू होते हैं उनका डिफ्रेंशिएशन हमेशा नेगेटिव होता है। आप ये आप आराम से इसको रिलेट कर सकते हो। जैसे डिफ्रेंशिएशन में अगर मैं बोलूँ cos x, तो cos x सी से शुरू हो रहा है तो उसका डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स माइनस के साथ शुरू होगा। जैसे कॉट एक्स भी सी से शुरू हो रहा है तो उसका डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन के साथ चलेगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो जो फंक्शन हमारे सी से शुरू होते हैं डिफ्रेंशिएशन में, उनका जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो हमेशा माइनस के साथ शुरू होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि मैंने कैसे रिलेशन लाया है डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन को रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन बता करके। यहाँ पे अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप यहाँ पे लिख भी लो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, क्योंकि जितना अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी उतना अच्छे से आपको समझ में आएगा। यहाँ पे आप लिख भी लो हिंट करके कि मान लो कभी आप भूल जाओ, क्योंकि भूलना तो नहीं चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको ये चीज़ अच्छे से आएगा, तो भूलने वाली तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लिख लो हिंट करके। हिंट में क्या है कि फंक्शन का जैसे ऐसे समझ लो कि एक हमारा फंक्शन है एफ एक्स, यहाँ पे समझो ये हमारा फंक्शन है, एक हमारा एफ एक्स। ओके, एफ एक्स, इसको आपने डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट किया तो आपको एक अनदर फंक्शन मिलेगा जी एक्स। मान लेते हैं कि आपने डिफ्रेंशिएट किया तो आपको दूसरा फंक्शन मिला जी एक्स। ओके, अगर आपने जी एक्स को इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट किया तो आपको वापस से मिलने वाला है एफ एक्स। बस ये चीज़ अगर आपके दिमाग में बैठ जाएगी, आपका
इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। किसी भी फंक्शन को अगर डिफरेंशिएट करोगे तो आपको दूसरा फंक्शन मिलेगा, उस दूसरे फंक्शन को अगर आप वापस इंटीग्रेट करोगे तो आपको वो फंक्शन आपको वापस मिल जाएगा एफ एक्स। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे वही हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हो कि अगर हमने कॉट एक्स को डिफरेंशिएट किया था तो हमें दूसरा फंक्शन मिला माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब अगर हम लोग कॉसेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें वापस से क्या मिल जाएगा, कॉट एक्स मिल जाएगा, है ना। तो ये डायग्राम देख करके आप ऊपर समझ सकते हो। ठीक है, तो मैंने अपना बेस्ट कोशिश किया है कि आप लोगों को ये चीज़ कैसे याद हो, तो मैंने आपको यहाँ पे टेक्निक बताया है। और फिर तो कोई मैं टेक्निक नहीं जानता हूँ कि ये चीज़ जिससे आपको याद हो। ठीक है, तो मैं जितना जानता था मैंने आपको बता दिया, क्योंकि मैं भी इसी तरीके से याद किया था इस चीज़ को, और कोई तरीका है नहीं बेसिकली याद करने का। ठीक है, तो यस, मैंने जैसे याद किया था तो मैंने आपको बताया कि इस तरीके से याद आप कर सकते हो। ओके। सो नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ लॉग फंक्शंस, नहीं लॉग नहीं, लॉग फंक्शन मतलब यहाँ पे आप नेक्स्ट कर लो इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और इंटीग्रेशन ऑफ लॉग फंक्शन भी कर लो। हाँ ठीक है। तो नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ लॉग फंक्शंस। लॉग ई एक्स, ठीक है। एल एन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है यार, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। इसे मैं बताऊंगा कि आप डिराइव भी कैसे कर सकते हो, आगे आने दो मैं बताऊंगा। इंटीग्रेशन ऑफ एल एन एक्स जो होता है ना, वो होता है एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स प्लस सी, ये होता है इंटीग्रेशन, इसका याद करना पड़ेगा। ठीक है ना, एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स प्लस सी, ये इंटीग्रेशन आपको याद करना पड़ेगा, और कोई इसका लाइक वो नहीं है, मेथड नहीं है याद करने का। ठीक है, एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स प्लस सी, ये होता है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ लॉग फंक्शंस। तो मैं इसे थोड़ा सर्कल कर देता है, फिर स्क्वायर में से बंद कर देता हूँ मैं। ठीक है, बॉक्स में से बंद कर दिया, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इसका इंटीग्रेशन करने जाओगे तो आपको टाइम लग सकता है करने में, इसलिए मैं आपको डायरेक्टली फार्मूला बता दिया हूँ। नेक्स्ट इज, यहाँ देख लो, नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस तो बहुत आसान है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बहुत आसान है, सिंपल है। इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू द पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर एक्स प्लस सी, सिंपल है। आप ही सोचो ना कि ई रेज टू द पावर एक्स का अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो तो ई रेज टू द पावर एक्स ही आता है, तो ई रेज टू द पावर एक्स का अगर इंटीग्रल भी करोगे तो भी वही आएगा, है ना। क्योंकि ई रेज टू द पावर एक्स को अगर आप मिलियन टाइम्स डिफरेंशिएट करोगे तो ई रेज टू द पावर एक्स ही आएगा, तो इंटीग्रेट करोगे तब भी तो वही आएगा ना, क्योंकि इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। अब आते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, लॉग फंक्शन हो गया। हाँ, अब थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट आते हैं इंटीग्रेशन पे। ठीक है, आप यहाँ पे एक बार याद रख लेना। देखो, कुछ कुछ और इम्पोर्टेंट इंटीग्रेशन देखो, सम इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल्स, ये आपको याद करना पड़ेगा, या फिर याद नहीं करोगे तो आप ऐसे भी देख सकते हो, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है।
some important integrations. ठीक है, some important integrations नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला है कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स की जो वैल्यू होती है वो हमेशा होती है एक्स प्लस सी। डी एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स होती है। ठीक है, आप ऐसे समझो कि छोटे छोटे लेंथ को एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो छोटे छोटे लेंथ को अगर आप ऐड करोगे मिलियन ऑफ टाइम्स तो एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पर आप एक्चुअल लेंथ पे पहुँच जाओगे। तो वही बोल रहा हूँ कि डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स होता है। ओके, सेकेंड इज इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स या वन बाई एक्स डी एक्स। तो इसका जो होता है ना इंटीग्रेशन, ये होता है एल एन एक्स प्लस सी। ठीक है, इसका जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज इक्वल टू एल एन एक्स प्लस सी। इंपॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिजिक्स में इसका बहुत यूज़ होता है, इसलिए याद कर लेना। थर्ड इज इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर, डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस वन बाई एक्स प्लस सी, माइनस वन बाई एक्स प्लस सी। ओके, फोर्थ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ एक प्रॉपर्टी की तरीके से समझ सकते हो या फिर आप इसे रिजल्ट समझ सकते हो कि इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स। ठीक है ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ, एक सेकेंड यार इसका कॉल, इंटीग्रेशन अगर आप किसी भी एक ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हो, है ना, किसी भी अगर आप ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हो तो ऑब्वियसली अगर आप ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन करोगे तो कुछ आपका आंसर आएगा, है ना। कुछ भी मान लो कि अजीब सा आपका आंसर आया, ठीक है, आंसर आया, लेकिन अंतर क्या है कि आंसर में हम लोग ए को डिवाइड कर देते हैं, वेयर ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। जैसे आप ऐसे समझो कि डिफरेंशिएशन में, है ना, डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे ना। कोई भी अगर एक्स्ट्रा, एक सेकेंड ही किसका कॉल आ रहा है, डिफरेंशिएशन में हम लोग मल्टीप्लाई करते थे। अगर कोई एक्स्ट्रा फंक्शन आ जाता था तो हम लोग उसका डिफरेंशिएशन करके उसको मल्टीप्लाई करते थे, है ना। लेकिन अगर इस तरीके का इंटीग्रेशन आ जाएगा जहाँ पे कुछ अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो हम लोग आंसर को ए से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ए से डिवाइड कर देंगे, मतलब जैसे कि चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे ना, वैसे यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। मैं आपको एग्जांपल ढेर सारे करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। ओके, और हाँ, यहाँ पे प्लस सी भी ऐड होगा क्योंकि ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। इसका मैं आपको प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मैं आपको इस पर पूरा अच्छे से एग्जाम्पल करवाऊंगा। ठीक है, तो कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको इस पर अच्छे से एग्जाम्पल करा दूंगा। बट आप इसे याद करके अच्छे से रखना, क्योंकि अगर याद ही नहीं होगा तो फिर कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, है ना। नेक्स्ट इज अनदर प्रॉपर्टी। ठीक है, अनदर प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं। ठीक है, हम्म तो प्रॉपर्टीज आ जाते हैं।
सबसे पहला है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी, जो हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था, एडिशन स्लैश सब्ट्रैक्शन, एडिशन स्लैश सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। तो देखो, कोई भी अगर इंटीग्रेशन में एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे लिखता हूँ कि दो फंक्शन अगर आपस में एडेड है या सब्ट्रैक्टेड है, इंटीग्रेशन ऑफ, लेट्स से दो फंक्शन है, इंटीग्रेशन एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, एक्स के दोनों फंक्शन है तो हमारी जो यहाँ पे वेरिएबिलिटी होगी वो भी एक्स की होगी, डी एक्स, है ना। तो हम लोग इंटीग्रेशन को स्प्लिट कर सकते हैं, मतलब हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, एफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स, मतलब एक पर्टिकुलर इंटीग्रेशन से दो फंक्शन को स्प्लिट हम लोग आराम से कर सकते हैं। दिस इज ओनली नोन एज द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन में करते थे, अगर प्लस है या माइनस है तो हम लोग अलग अलग डिफरेंशिएशन सब में करते थे, वैसे ही हम लोग यहाँ पर भी कर सकते हैं। ठीक है, साथ में भी कर सकते हैं और अलग अलग भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, सो दिस इज नोन एज द एडिशन सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन। ऑल राइट, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया। नाउ वी विल कम ऑन टू द multiplication property, and this is the most important property. All right, so मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी आने से पहले एडिशन प्रॉपर्टी समझ में आ गया। थोड़ा सा ऊपर चलते हैं क्योंकि मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना भूल गया। थोड़ा सा ऊपर चलते हैं हम लोग, जहाँ पे हम लोगों ने डेफिनेट इंटीग्रेशन को देखा था। ये रहा। देखो, यहाँ पे थोड़ा एक चीज़ ऐड कर लो, यहाँ पे एक चीज़ बताना भूल गया था कि इसका जो आंसर आता है ना, क्योंकि देखो इनडेफिनिट के तो आंसर को मैंने आपको लिखाना बता दिया कि कैसे आंसर को लिखते हैं, प्लस सी लगा करके लिखते हैं। इसका जो आंसर आता है ना, अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप किसी एक फंक्शन को a से b के बीच में एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेट करते हो, ठीक है, तो इसका जो आंसर आता है ना, वो आंसर आता है, मान लो आपने इसको इंटीग्रेट किया तो दूसरा फंक्शन आया जी एक्स, और इसका जो लिमिट है डेट इज़ फ्रॉम ए टू बी, मतलब इंटीग्रेट करने के बाद आपको एक फंक्शन मिला जी एक्स जिसका लिमिट है ए टू बी। तो इसका जो आंसर आप लिखोगे, ये लिखोगे, पहले आप अपर लिमिट को इसके अंदर डालोगे जी बी माइनस लोअर लिमिट को डालोगे जी ए। दिस इज द आंसर फॉर डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इनडेफिनिट का तो आंसर मैंने आपको बता दिया था कैसे लिखते हैं। डेफिनेट का आंसर ऐसे लिखते हैं, इंटीग्रेट करने के बाद जो भी आपका फंक्शन आता है उस फंक्शन में अपर लिमिट डालते हैं, माइनस करते हैं, फिर फंक्शन में लोअर लिमिट डालते हैं, तभी तो आपको एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। तो फिर कांस्टेंट वैल्यू कहाँ से मिलेगी? ठीक है, तो दिस इज नोन एज द डेफिनेट इंटीग्रेशन, इसके आंसर को ऐसे लाया जाता है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी पढ़ लिया। अब आते हैं यहाँ पे, देख लो साइड में, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, जिससे हम लोग फॉर्मूला प्रूव कर देते हैं बहुत सारे। दैट इज हमारी आइलेट मेथड। ओके, आइलेट प्रॉपर्टी, आइलेट रूल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको मैथ्स में पढ़ना है लेकिन फिजिक्स में भी पढ़ना है इसे, इसलिए मैं इसे पढ़ा दे रहा हूँ।
ओके, तो देखो आइलेट रूल कब लगाते हैं? व्हेन टू फंक्शंस क्या हो गया? व्हेन टू फंक्शंस आर multiplied in integration. When two functions are multiplied in integration. Okay, so let's take an example. एग्जाम्पल नहीं, फार्मूला ले लेते हैं यहाँ पे। जैसे मान लो कि एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल ही पहले देख लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा इंटीग्रेशन ऑफ u और v है, ठीक है। सो वी हैव u v dx। यहाँ पे एक और चीज़ लिख लेना, हियर u एंड v, हियर u एंड v both are functions of x। ये यहाँ जो u एंड v है दोनों हमारे x के फंक्शन होते हैं। तो अगर इस तरीके से लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, अगर इस तरीके से आपका इंटीग्रेशन के अंदर दो फंक्शन जो है वो आपस में मल्टीप्लाइड है और उनका मल्टीप्लिकेशन जो है dx के रिस्पेक्ट में है, जहाँ पे u और v दोनों जो फंक्शन है वो हमारे x के हैं, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है ये होता है, ध्यान से देखना, इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ यू वी डी एक्स। तो इसका एक बहुत बड़ा फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला ये होता है, सबसे पहले हम लोग जो फंक्शन आसानी से इंटीग्रेबल होता है उसे यूज़ करते हैं, और जो फंक्शन आसानी से इंटीग्रेबल नहीं होता है उसे हम लोग बाहर रखते हैं, ठीक है। आप ऐसे समझ लो, हम लोग फॉर्मूला पे लिख देता हूँ, ये होता है इंटीग्रल चलो इसे डेफिनेट बना देते हैं। समझाता हूँ मैं, एक बार मुझे लिख लेने दो, फिर मैं इसे समझाता हूँ अच्छे से, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है, ओके, ये इसका फॉर्मूला होता है। ऑलराइट, तो ये जो है ये इसका पूरा फॉर्मूला होता है, ओके। सो एक बार ध्यान से देखो इसके फॉर्मूले को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखो और समझो। मैंने क्या किया, अगर आपके दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाइड इंटीग्रेशन के अंदर, ठीक है, तो मान लो, अच्छा यहाँ पे लिमिट भी मैं डाल देता हूँ, लिमिट डालना भूल गया। ये होता है, ठीक है, लिमिट भी डाल देना। तो देखो इसको समझाता हूँ मैं, ये मैंने लिखा क्या है। दो फंक्शन अगर जब भी आपके मल्टीप्लाइड होते हैं इंटीग्रेशन में, तो एक फंक्शन को मान लेते हैं हम लोग u, दूसरे फंक्शन को हम लोग मान लेते हैं v। अब डिसाइड ये होता है कि u और v किसे मानना होता है। तो आसान शब्दों में अगर समझें, अगर आपको लाइक टॉपिक के अनुसार पढ़ाऊँगा तो फिर आपको समझ में कम आएगा, लेकिन अगर आसान शब्दों में समझें u और v किसे मानना है तो बहुत आसान है। यहाँ पे बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, लेकिन बहुत ही आसान टॉपिक है, मेरी बात ध्यान से समझना। u और v किसे प्रायोरिटी पहले देना है, ठीक है। तो प्रायोरिटी उसे पहले देना है
जिसका डिफ्रेंसिएशन काफ़ी आसान हो। ओके, जिसका डिफ्रेंसिएशन काफ़ी आसान हो उसे आपको u मानना है, और जिसका इंटीग्रेशन जिसका डिफ्रेंसिएशन टफ हो उसे आपको v मानना है। आप ऐसे समझो, ठीक है। तो u किसे मानना है? जिसका डिफ्रेंसिएशन काफ़ी आसान हो, और v किसे मानना है? जिसका डिफ्रेंसिएशन थोड़ा सा टफ हो, ठीक है। तो ये होता है हमारा सिंपल नॉलेज। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा डेफिनेशन के हिसाब से चलना है, विच इज़ आइलेट, है ना। तो आइलेट का अगर मैं आपको डिस्क्रिप्शन दूँ थोड़ा सा, तो देखो, समझना, ठीक है, समझ लो आइलेट का मतलब क्या होता है। तो आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस। एल का मतलब होता है लॉग, लॉग फंक्शंस, ठीक है। ई का मतलब होता है एल्जेब्रिक फंक्शन, ठीक है, एल्जेब्रिक फंक्शन। टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मतलब प्रायोरिटी जो है आपको इसी ऑर्डर में देनी होती है। सबसे टॉप प्रायोरिटी क्या है? इनवर्स ट्रिगो फंक्शन। फिर एल क्या है? लॉग फंक्शन। ए क्या है? अलजेब्रिक फंक्शन। आई टी क्या है? ट्रिगो फंक्शन। और ई क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो प्रायोरिटी ऐसे लेनी पड़ती है आपको। तो प्रायोरिटी किसकी देनी है? यू की, है ना। यू किसको मानोगे? ओके, तो प्रायोरिटी इसकी देनी होती है। दिस इज नोन एज द प्रायोरिटी फॉर यू। ये क्या है? प्रायोरिटी फॉर यू। यू आप किससे मानोगे? उसकी प्रायोरिटी इस चीज़ से डिसाइड होती है। क्योंकि देखो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं उनका जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो काफ़ी वो होता है, आसान होता है। और उसका उनका जो इंटीग्रेशन होता है वो काफ़ी टफ होता है, ठीक है। तो tan इनवर्स एक्स का अगर आपको इंटीग्रेशन पूछेगा तो आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, और इतनी आसानी से निकलेगा भी नहीं। इसीलिए हम लोग वैसे फंक्शन को यू मानते हैं जिनका डिफ्रेंसिएशन काफ़ी आसान होता है। लॉग फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन काफ़ी आसान होता है, लेकिन लॉग फंक्शन का इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया ऊपर काफ़ी टफ होता है ना। अलजेब्रिक फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन काफ़ी आसान होता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी डिफ्रेंशिएशन बहुत आसान होता, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जितने भी आपको फंक्शन है, साइन, कॉस, सेक, कॉसेक, टैन, सबका डिफ्रेंशिएशन काफ़ी आसान है। लेकिन इंटीग्रेशन की अगर बात करें तो tan x का इंटीग्रेशन देख सकते हो कितना टफ है ना। इसीलिए हम लोग u इसी प्रायोरिटी में मानते हैं। ओके, तो फॉर एग्जांपल, चलो यहाँ पे हम लोग डिराइव करते हैं log x का इंटीग्रेशन, है ना। लेट्स डिराइव द इंटीग्रेशन फॉर log x। एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ log x dx। और हाँ, एक और चीज़, कि जैसे ही आप ये फॉर्मूला लगाते जाओगे, है ना, तो लिमिट भी डालते जाओगे। तो फॉर्मूला ये कहता है कि जिसका डिफ्रेंसिएशन सबसे आसान हो उसको बाहर रखो। तो देख लो, मैंने u को बाहर रखा, फिर v का इंटीग्रल करो, इसका डिफ्रेंसिएशन टफ है, लिमिट के साथ, फिर बीच में माइनस का साइन दो, फिर पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है, पूरे का इंटीग्रेशन, डिफ्रेंशिएशन करो वो फंक्शन का जो आसान है, इनटू इंटीग्रेशन करो वो फंक्शन का जिसका तुमने ऑलरेडी किया हुआ है, और उस पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन करो। ओके, सो देखो, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे log x है, ठीक है, log x है। तो अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन पूछ रहा है तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ? थोड़ा सा मैंने इसे मैनिपुलेट किया, 1 इंटू लॉग एक्स डी एक्स। अब आप ही बताओ कि मैं इसमें किसको यू मानूँ, किसको मैं इसे वी मानूँ। तो अगर आइलिएट रूल से चलोगे तो यहाँ पे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कोई नहीं है ना। और फिर आता है एल, आई मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, फिर उसके बाद क्या आता है? एल। तो यानी मुझे, एल मतलब क्या होता है? लॉग। तो मुझे इसको यू मानना पड़ेगा, यू, है ना। और इसे मुझे क्या मानना पड़ेगा? वी।
ठीक है, ये हम लोग आइलिएट के हिसाब से चल रहे हैं। ओके, सो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ध्यान से देखो, तो फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है u बाहर करो। ठीक है, तो देखो u बाहर मैंने किया, log x को मैंने बाहर रखा, ऑलराइट। उसके बाद क्या कहता है, इंटीग्रेशन करो v का, है ना, इंटीग्रेशन करो v का, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, है ना। फिर क्या कह रहा है, माइनस होल इंटीग्रेशन, माइनस होल इंटीग्रेशन du बाई डी एक्स। अब जो तुमने u फंक्शन माना है उसका डिफ्रेंशिएशन करो, तो log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स। तो v तुम्हारा ये था, यानी 1 dx, ये तुम्हारा हो जाएगा इसका आंसर। तो देखो, अगर मैं इसे इंटीग्रेट करता हूँ, तो ये log हो गया, log x इधर हो गया, 1 dx यानी dx का इंटीग्रेशन कितना हो गया, x हो गया, इंटू एक्स, माइनस होल इंटीग्रेशन कितना हो गया, ये 1/x, और dx का इंटीग्रेशन कितना हो गया, x हो गया। यहाँ से x और x कैंसिल हो गया, और यहाँ पे dx था, तो ये हमारा हो गया, देखो, x log x माइनस dx का इंटीग्रेशन x और प्लस c, क्योंकि ये इनडेफिनिट था, यहाँ पे लिमिट नहीं था इसीलिए। सो ये हमने कर दिया आपको इंटीग्रेशन ऑफ log x। देखो ध्यान से इसे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक और एग्जांपल यहाँ ले लेते हैं, e रेज टू द पावर x cos x। या फिर ऐसे कर लो ना, एग्जांपल में लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हम लोग एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं e रेज टू द पावर x cos x dx। तो ये आप लोग ट्राई भी कर सकते हो, है ना, बट एक सेकेंड, ये भी बस फंस ना जाए, आगे जाके मैं वो देख रहा हूँ, तो फंस जाएगा तो फिर आपको मुझे वो फॉर्मूला बताना पड़ेगा जो आगे मैं बताने वाला हूँ। तो जैसे ऐसे करते हैं ना, x cos x का कर लेते, e रेज टू द पावर x मत करो, x cos x कर लो, इंटीग्रेशन ऑफ x cos x dx। तो इसमें देखो, आइलिएट के हिसाब से चलोगे तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है नहीं, लॉग है नहीं, अलजेब्रा है, तो इसे u मानेंगे और इसे v मानेंगे, ऑलराइट। तो फॉर्मूला लगाओ, u बाहर, है ना, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा cos x का, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, या फिर अगर मैं फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लिख दूँ, माइनस होल इंटीग्रेशन, ये हो गया 1, du बाई डी एक्स कितना हो गया 1, और इंटू इंटीग्रेशन, यानी ये हो गया 1 इंटू इंटीग्रेशन कितना हो गया cos x dx, ये हो गया। यस, तो यहाँ पे देखो cos x का इंटीग्रेशन कितना हो गया, sin x हो गया, तो ये हो गया x sin x, माइनस
यहाँ पे अगेन cos x का इंटीग्रेशन कितना हो गया, sin x dx, है ना। तो ये हो गया x sin x, और sin x का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस cos x, तो माइनस ऑलरेडी बाहर था तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस cos x dx। सो ये हमारा हो गया आंसर। सॉरी dx नहीं लगेगा क्योंकि इंटीग्रेट कर दिया, यहाँ पे प्लस c लग जाएगा। ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ओके, सो लेट्स डू वन मोर एग्जाम्पल। इस बार आप करना। एग्जाम्पल करो, इंटीग्रेशन ऑफ x tan x, ये करो x tan x dx, इसका इंटीग्रेशन करो। और इसमें काम करो, इसमें आप कर लो 0 to π/2, नहीं 0 to π/4 कर लो। अब करो। ठीक है, 0 to π/4। तो पॉज करके कर लेना, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ क्या करना है। तो अगर किए होगे तो आइलेट के हिसाब से चलोगे तो देखो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है नहीं, लॉग है नहीं, अलजेब्रा है, तो इसे u मानोगे और इसे v मानोगे, देन सॉल्व करो तो u बाहर, ठीक है u बाहर। या फिर एक ऐसे करते हैं ना, अब देखो यहाँ पे आपको क्या प्रॉब्लम होगी मैं बता रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे x को u मानोगे, tan x को v मानोगे, तो इंटीग्रेशन में tan x जाएगा जिसका इंटीग्रेशन टफ है। तो लेट्स डू वन थिंग, मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे tan x को u मानता हूँ, मैंने क्या बोला था कि आइलेट के हिसाब से चल भी सकते हो, नहीं भी चल सकते हो, अपने कंफर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कितना कंफर्टेबली इंटीग्रेशन परफॉर्म कर सकते हो। तो अगर मैं tan x को इस बार u मानूँ और x को इस बार v मानूँ, तो अब देखता हूँ क्या इंटीग्रेशन पॉसिबल है। तो tan x का बाहर tan x हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फार्मूला, tan x बाहर होगा, है ना, tan x बाहर होगा, tan x इंटू इंटीग्रल ऑफ v। तो x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 x dx माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ du, है ना, du tan x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, सॉरी डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा sec² x और इनटू इंटीग्रेशन ऑफ v यानी x dx। ये सो ये यहाँ पे मामला फंस सकता है ना, यहाँ पे लंबा थोड़ा चला जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये आपको x² 2 हो जाएगा, तो x² sec² x का इंटीग्रेशन करना पड़ जाएगा। हाँ, तो इसे आप एक काम करो, इसे नॉर्मली करो, ठीक है, नॉर्मली करो। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन आपको वही है ना कि फार्मूला भी नहीं पता है। मैं आपको जब मिसलिनियस में फार्मूला बताऊंगा ऐसे इंटीग्रेशन का, तो आप इसे और आसानी से कर बैठोगे। बट अभी मैं फार्मूला बताने के पीछे नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आपको मैं अभी प्रैक्टिस कराना चाहता हूँ, इसीलिए फार्मूला अभी मैं नहीं बता रहा आपको। फार्मूला मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा जब मैं मिसलिनियस थोड़ा पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। तो यस, इसी को हम u माने थे ना, और इसे हम लोग v माने, तो जैसा आइलेट कह रहा है उसी के हिसाब से करते हैं। और मैंने जो किया है वो भी सही है, लेकिन वही है कि वहाँ पे आप फंस सकते, यहाँ पे आप x² जो sec² x का टर्म बनता है ना, वहाँ पे आप फंस सकते थे।
फंस सकते थे, तो वहाँ पे मैंने आपको फार्मूला नहीं बताया, इसलिए आप फर्दर प्रोसीड नहीं कर पाते। ओके, सो यहाँ पे अगर आप इंटीग्रेशन करो तो x को मैंने बाहर रखा अकॉर्डिंग टू फार्मूला, u को बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx फ्रॉम 0 to π/4, है ना, माइनस होल इंटीग्रल du/dx इंटू इंटीग्रल tan x dx। ठीक है, एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग ड्रॉप कर देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है अब अभी मैं आपको नहीं कराना चाहता हूँ, नहीं तो आप ये फंस सकते हो इसमें। ठीक है, क्योंकि देखो यार, यहाँ पे भी अगर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ln mod sin x बनेगा। अब ln log sin x का इंटीग्रेशन फिर आपको करना पड़ेगा, है ना, तो यहाँ पे आप फंस सकते हो। इसीलिए जब मैं आपको फॉर्मूला बता दूंगा ना, तो वो जो मैंने u और v दूसरे दूसरे माने थे, मतलब tan x को u माना था, x को v माना था, उससे आराम से कर सकते थे आप। ठीक है, उससे आराम से आप कर सकते थे। तो इसे हम लोग फ़िलहाल के लिए ड्रॉप कर देते हैं ये क्वेश्चन को, क्योंकि फार्मूला अगर पता रहता तो आप आराम से कर बैठते, बट फार्मूला भी नहीं पता है तो इसे रहने दो। इसे करो, चलो इसे इस बहाने एक और कर लेते हैं एग्जाम्पल, प्रैक्टिस हो जाएगी। एग्जाम्पल इज इंटीग्रेशन ऑफ x sin x dx। इसे करो, आई एम गिविंग यू 1 मिनट, इसे करो जल्दी से। ओके, सो आई होप तुम लोगों ने कर लिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर हम लोग ट्राई करें तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, आईलेट लगाएंगे। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है नहीं, लॉग है नहीं, अलजबरा है, तो इसे u मानेंगे, इसे v मानेंगे। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या कहता है, u बाहर यानी x बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ, और यहाँ पे एक काम करो, लिमिट भी डाल लो यार यहाँ पे। ठीक है, लिमिट डाल लो 0 to π/4 या फिर 0 to π/2 मान लो। 0 to π/2 लिमिट है इसकी। तो x बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx, लिमिट जाएगी 0 to π/4, ठीक है, 0 to π/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx माइनस होल इंटीग्रेशन 0 to π/4 du/dx, तो x का डिफ्रेंशिएशन तो 1 हो गया, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx फ्रॉम 0 to π/4, ये होगा। सो इसे अगर आप ट्राई करो तो π/2 था कि अच्छा, ये π/2 था, माय बैड। एक काम करो, इसे मैं π/4 ही कर देता हूँ, क्योंकि फिर मिटाने में दिक्कत हो जाएगा, इसे π/4 ही रहने दो। π/4, ठीक है। तो देखो, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो गया, माइनस कॉस एक्स, ऐसे करो इसे, साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस एक्स, तो एक्स बाहर रहेगा और माइनस कॉस एक्स, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 to π/4। मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, माइनस होल इंटीग्रेशन 0 to π/4, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या था, माइनस कॉस एक्स, है ना, फ्रॉम 0 to π/4।
0 टू पाई बाई 4। तो एक काम करते हैं ना, माइनस कॉस एक्स फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4 का हम लोग वैल्यू यहाँ पे साइड में निकाल लेते हैं। दिस इज माइनस कॉस एक्स फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4। तो मैंने बोला था कि पहले अपर लिमिट जाता है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस कॉस पाई बाई 4 और माइनस ऑफ माइनस कॉस 0, ये होगा। ठीक है, सो कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू आपको आई थिंक याद होगी। दिस इज -1/√2 और माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 - 1/√2, 1 - 1/√2। तो ये हो जाएगा x इंटू 1 - 1/√2, है ना, माइनस 0 टू पाई बाई 4, 1 - 1/√2 dx, ये होगा। अब इसे फर्दर भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा x - x/√2, ओके, और माइनस इंटीग्रेशन। अच्छा हाँ, यहाँ पे अब ध्यान दो कि जब ये मल्टीप्लाई करोगे, है ना, 1 dx - 1/√2 dx, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस 0 टू पाई बाई 4, ये हो जाएगा dx माइनस 1/√2 dx, या फिर dx/√2, ऐसे लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे आपको ऑलरेडी पहले बताया था कि प्लस हो या माइनस हो तो इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी को आप ब्रेक कर सकते हो, है ना। एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल में मैंने यही बताया। तो हो जाएगा x - x/√2, ये तो ऐसे ही रहेगा, माइनस, और इसे आप ब्रेक कर दो, ठीक है, या फिर ब्रेक करो चाहे मत करो, आपकी मर्जी, ठीक है। तो इसे आप क्या लिख सकते हो, इसे आप लिख सकते हो 0 टू पाई बाई 4 dx माइनस इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 dx/√2। मैंने ब्रेक कर दिया, प्रॉपर्टी लगाई है यहाँ पे, एडिशन सब्ट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी। ऑलराइट, तो चूँकि ये तुम्हारा पहला बार है तो मैं इसे कर दे रहा हूँ, लेकिन अगली बार से ऐसे ऐसे क्वेश्चन को तुम ही करोगे। ऑलराइट, तो dx का इंटीग्रेशन कितना हो गया, x हो गया। यहाँ पे लिमिट जाएगी 0 टू पाई बाई 4, माइनस यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा अपॉन √2 0 टू पाई बाई 4, ये हो जाएगा। सो यहाँ पे अगर इसे फर्दर सॉल्व करें, चलो इसे नीचे सॉल्व कर देते हैं। सो देखो, ये हो जाएगा x - x/√2 माइनस पाई बाई 4, इसमें डालोगे तो हो जाएगा पाई बाई 4 x की जगह -0, है ना, माइनस ये हो जाएगा तुमको पाई बाई 4√2 -0, ये होगा। कुछ नहीं किया है, x की जगह यहाँ पे अपर लिमिट डाला तो पाई बाई 4 आया, माइनस लोअर लिमिट डाला तो 0 आया, फिर यहाँ पे बीच में माइनस का साइन था, ये दिया, फिर ब्रैकेट डाला, x की जगह पाई बाई 4 डाला, यहाँ पे पाई बाई 4√2 आएगा, ठीक है। पाई बाई 4√2 आया, माइनस यहाँ पे x की जगह 0 डाला तो 0 हो गया। तो देखो ये कितना आ रहा है, दिस इज x - x/√2
माइनस पाई बाई फोर प्लस पाई बाई 4√2 ये आ रहा है। ओके, सो ये हमारा आंसर हो गया फाइनली इस क्वेश्चन का। अब ये फर्दर रिड्यूस नहीं होगा और ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे प्लस सी क्यों नहीं ऐड किया? क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन था। देख सकते हो लिमिट स्पेसिफाइड है, ठीक है, लिमिट स्पेसिफाइड है, इसलिए आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ये भी प्रूफ कर दिया कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो भी आंसर आता है ये हमेशा आपको कांस्टेंट आता है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे x के जगह आप कुछ भी पुट कर सकते थे तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाता कांस्टेंट में, ठीक है। ऑलराइट, सो ये इसका आंसर हो गया। अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी तो मुझे ज़रूर बताना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है क्योंकि साथ ही कर रहे थे, तो हाँ, ज़रूरत नहीं है आगे और करने का। तो हमने आज इतना सारा चीज़ यहाँ पे पढ़ा है। ओके, तो अब आगे थोड़ा आते हैं। लेट्स से अब इस पे मैंने जैसे बोला था कि मैं आपको इसके ऊपर थोड़ी जो प्रॉपर्टी है, ये वाली प्रॉपर्टी, इसके ऊपर मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। तो एक दो एग्जांपल उसके ऊपर देख सकते हैं। क्वेश्चन हम लोग बेसिकली एक लेक्चर में और अपलोड करूंगा, उसमें हम क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल क्या था कि इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स का जो आंसर आता है ये आता है आंसर बाई ए प्लस सी, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx। तो देखो सिंपल है, कितना हो जाएगा, cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है, sin x, तो sin 3x हो जाएगा। और अगर डिफ्रेंसिएशन होता तो यहाँ पे 3x को मल्टीप्लाई करते, लेकिन यहाँ पे चूंकि इंटीग्रेशन है तो 3 को यहाँ पे डिवाइड करेंगे प्लस सी। डिफ्रेंसिएशन होता तो 3 को मल्टीप्लाई करते, इंटीग्रेशन को डिवाइड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मान लो sin 3x या फिर sin 2x dx। तो इसका क्या हो जाएगा, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x, तो ये हो जाएगा माइनस cos 2x अपॉन 2 प्लस सी, ठीक है। सो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया इस वाले फॉर्मेट का, ठीक है। सो यस, हम लोगों ने यहाँ पे इंटीग्रेशन को अच्छे से देख लिया है और जो भी प्रॉपर्टीज़ थी, इम्पॉर्टेंट फार्मूले जो भी थे, उनको भी अच्छे से यहाँ पे देख लिया, ठीक है। क्वेश्चन भी कर लिए और कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ भी देख ली। अब यहाँ से इंटीग्रेशन ख़त्म होता है, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे मिसलिनियस, ठीक है। मिसलिनियस में और थोड़ा सा लाइक मुझे बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मिसलिनियस में, उसकी लेक्चर मैं आज ही अपलोड कर दूँगा। मिसलिनियस में बेसिकली हमें मैक्सिमा मिनिमा पढ़ना है, देन अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन पढ़ना है, ये सब पढ़ना है थोड़ा, ठीक है। आपको मैं ट्रिक्स दूंगा बेसिकली, और उसके बाद एक और लेक्चर लाऊंगा जहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के मिक्स प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। तो अगर आप वो लेक्चर अटेंड करोगे तो सारे प्रॉब्लम आपके दूर हो जाएंगे इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन से, ठीक है। सो यस, मिलते हैं अब हम शाम को नहीं, मतलब नेक्स्ट लेक्चर जब भी अपलोड करूँगा तो मिसलेनियस वाली बता दूंगा आपको मैं, ठीक है। तो यस, प्रैक्टिस करो और इस टॉपिक में अपनी डाउट को पूरा क्लियर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।